Assalamualaikum. I am Uzair Zafar. I am here to teach you topic number 2, Science Class 8. Today our topic is Ecological Pyramid. Ecological Pyramid क्या होता है? सबसे पहले हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम Ecological Pyramid की तरफ आएंगे. The different feeding level of an organism in an ecosystem is called trophic level. ट्रॉफिक लेवल किसे कहते हैं? एक इकोसिस्टम के अंदर जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म मौजूद होते हैं, उनमें से चंद ऑर्गेनिज़म प्रोड्यूसर होते हैं, चंद प्राइमरी कंज्यूमर, चंद सेकेंडरी कंज्यूमर, हर्बीवोर, कार्निवोर. ये तमाम जो ऑर्गेनिज़म पाए जाते हैं इन्हें हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल. जैसे हमारे पास प्रोड्यूसर एक ट्रॉफिक लेवल है, आगे हर्बीवोर एक ट्रॉफिक लेवल है, प्राइमरी कंज्यूमर एक ट्रॉफिक लेवल है, सेकेंडरी कंज्यूमर एक ट्रॉफिक लेवल है. इसे कहते हैं डिफरेंट फीडिंग लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल. इसके बाद नेक्स्ट आता है द डायग्राम बाय विच वी एक्सप्रेस ट्रॉफिक रिलेशनशिप इज कॉल्ड इकोलॉजिकल पायरामिड. एक ऐसी डायग्राम जिसके अंदर हम एक प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर के दरमियान में रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल पायरामिड. क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल पायरामिड कहते हैं. द डायग्राम बाय विच वी एक्सप्रेस ट्रॉफिक रिलेशनशिप इज कॉल्ड इकोलॉजिकल पायरामिड. अब पायरामिड एक ऐसी डायग्राम होती है जो बेस से तो थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर मूव करते हैं टॉप की तरफ, तो उस वक्त उसकी जो लेंथ है या मोटाई है वो कम होती चली जाती है. उसे हम कहते हैं पायरामिड. और इकोलॉजिकल पायरामिड मीन के इकोलॉजी के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के दरमियान में रिलेशनशिप है, उसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल पायरामिड. जैसे सबसे स्टार्ट में आते हैं प्रोड्यूसर, क्योंकि वो खुराक ख़ुद अपनी तैयार करते हैं. तो प्रोड्यूसर को खाते हैं कौन? हर्बीवोर्स. अब प्रोड्यूसर जितने ज़्यादा होंगे हर्बीवोर भी उसी लिहाज से होंगे. अब ये कहा जाता है, ये कंसीडर किया जाता है ख़्याल कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 100,000 किलोग्राम प्रोड्यूसर का अगर वेट है तो उसका 1/10 वेट होगा हर्बीवोर्स का. मीन के 100,000 किलोग्राम को 10 के साथ डिवाइड कर दें, जो आंसर आएगा वो वेट होगा किसका? हर्बीवोर एनिमल्स का. तो मीन के अगर 100,000 किलोग्राम प्रोड्यूसर का वेट है तो हर्बीवोर का वेट क्या होगा? 10,000 किलोग्राम. अब हर्बीवोर को कौन खाता है? प्राइमरी कार्निवोर. तो प्राइमरी कार्निवोर का वेट क्या होगा? 10,000 को मज़ीद 10 के साथ डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 1,000 किलोग्राम. अब उसको और मज़ीद 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 100 किलोग्राम. वो किसका वेट होगा? सेकेंडरी कार्निवोर का होगा. तो मीन यहाँ पर एक बात हमें समझ आती है इकोलॉजिकल पिरामिड डायग्राम के अंदर कि प्रोड्यूसर्स सबसे ज़्यादा होते हैं, उससे कम होते हैं हर्बीवोर्स, उससे कम होते हैं प्राइमरी कार्निवोर, और सबसे कम क्या होते हैं? सेकेंडरी कार्निवोर्स होते हैं. जितनी प्रोड्यूसर की मिकदार बढ़ती चली जाएगी उसी लिहाज से बाकी हर्बीवोर, प्राइमरी कार्निवोर और सेकेंडरी कार्निवोर को भी मिकदार बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि तमाम एनिमल्स खुराक पर डिपेंड करते हैं. अगर उन्हें खुराक ज़्यादा मिलेगी तो वो क्या करेंगे? उनकी तादाद और बढ़ती चली जाएगी. अगर खुराक उनकी कम होती चली जाएगी तो उनकी तादाद भी कम होती चली जाएगी. ये था हमारा इकोलॉजिकल पायरामिड, जिसके अंदर हमने देखा पहले ट्रॉफिक लेवल, डिफरेंट फीडिंग लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम इज़ कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल. एक इकोसिस्टम के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म खुराक ख़ुद तैयार करते हैं या खुराक खाते हैं, किसी दूसरे एनिमल से लेते हैं, तो उसको हम एक कहते हैं अलग से ट्रॉफिक लेवल. अब इन ट्रॉफिक लेवल के दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसको हम जिस डायग्राम के ज़रिए शो करते हैं उसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल पायरामिड, जिसके अंदर प्रोड्यूसर आ जाते हैं सबसे बेस पर, उससे टॉप पे आते हैं हर्बीवोर्स एंड उससे ऊपर आते हैं प्राइमरी कार्निवोर, एंड पे आते हैं
सेकेंडरी कार्निवोर्स। अब नेक्स्ट हमारा है इकोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस। इकोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस का मतलब यह है कि इसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर कैसे डिपेंड करता है खुराक के लिहाज से। इकोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म अपने इकोसिस्टम के अंदर कैसे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से खुराक हासिल करता है। तो उसका सबसे पहला पॉइंट आता है प्रीडेशन। प्रीडेशन कहते हैं शिकार करना। अब कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो दूसरे जानवरों का शिकार करके खाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये एक रिलेशनशिप है, ये इंटरडिपेंडेंस है जिसका नाम है प्रीडेशन। इसके अंदर दो टर्म यूज़ होती हैं। एक यूज़ होती है टर्म प्रीडेटर जिसे हम कहते हैं शिकार करने वाला, और दूसरा कहते हैं प्रिय, दूसरा हम कहते हैं प्रे। प्रे कहते हैं जो शिकार हो रहा होता है। डेफिनेशन क्या होगी, द प्रीडेशन की डेफिनेशन होगी द कंज्यूमर। कंज्यूमर वो होता है जो किसी दूसरे जानवर से खुराक हासिल करता है। कंज्यूमर विच एक्टिवली हंट अदर ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड प्रीडेटर। वो जानवर जो किसी दूसरे जानवर को शिकार करके खाता है उसे हम कहते हैं प्रीडेटर। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रे। द ऑर्गेनिज्म अपॉन विच अ प्रेडेटर फीड इज़ कॉल्ड प्रे। वो जानदार या वो जानवर जिसको शिकारी खाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रे कहते हैं। या जिसके ऊपर वो खुराक हासिल करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रे। फॉर एग्ज़ाम्पल है फ्रॉग ईट इंसेक्ट्स। मेंढक छोटे हशरात को खाता है, तो इसमें मेंढक खा रहा है तो उसे हम कहेंगे प्रीडेटर, और इंसेक्ट खाया जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रे कहेंगे। अब प्रीडेटर और प्रे के दरमियान में जो रिलेशनशिप है पॉपुलेशन का वो इस तरह है कि जितने प्रे ज़्यादा होते चले जाएंगे उसी लिहाज से प्रेडेटर की तादाद भी बढ़ती चली जाएगी। अगर प्रे शिकार कम होता चला जाएगा तो प्रेडेटर उसके शिकार करने वाले भी कम होते चले जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के साथ वो रिलेशनशिप के अंदर है। जितने प्रे ज़्यादा होंगे उतने प्रेडेटर ज़्यादा होंगे, जितने प्रे कम होंगे उतने प्रेडेटर कम होंगे। नेक्स्ट है कंपटीशन। पहला था हमारा प्रीडेशन, दूसरा है कंपटीशन। अब कंपटीशन होता है दो सेम ऑर्गेनिज्म के दरमियान में खुराक के लिए, पानी के लिए या पनाहगाह के लिए एक दूसरे के अंदर कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। अब दो एनिमल हैं, दोनों को सेम खुराक चाहिए, दोनों को पानी चाहिए, दोनों को सेम पनाहगाह चाहिए। अब दोनों इकट्ठे रहते हैं तो फिर तो ठीक है। अगर इकट्ठे वो नहीं रह सकते तो फिर वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कम्पीट करेंगे, एक दूसरे के साथ मुकाबला करेंगे। उनमें से जो मुकाबला जीत जाएगा वो उस फूड को, उस वाटर को, उस शेल्टर को हासिल कर लेगा और बाकी वहाँ से चला जाएगा। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन टू आर मोर ऑर्गेनिज्म, जब दो या दो से ज़्यादा जानदार अटेम्प्ट टू यूज़ सेम इन्वायरमेंट रिसोर्सेज, जब वो एक इन्वायरमेंट के अंदर सेम रिसोर्सेज को यूज़ करने की कोशिश करेंगे। सेम जैसे फूड है, एक ही फूड है, एक ही फूड का टुकड़ा है, एक ही जानवर है जिसको खाना है, तो वो कैसे खाते हैं, वाटर है, शेल्टर है, ये तमाम चीज़ों का ऑर्गेनिज्म के दरमियान में होता है कंपटीशन। इस कंपटीशन के अंदर वो एनिमल या वो ऑर्गेनिज्म जीत जाएगा वो जो कि स्ट्रॉन्ग होगा, और जो वीक होगा वो क्या हो जाएगा, इसको हार जाएगा और उसे वो ये चीज़ नहीं मिल पाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस की डेफिनेशन बनती है अ रिलेशन वेयर टू स्पीशीज लिव टुगेदर इज़ कॉल्ड सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसके अंदर दो जानदार आपस में इकट्ठे रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सिम्बियोसिस। अब सिम्बियोसिस की आगे टू टाइप्स हैं। एक टाइप है कॉमनसेलिज्म। कॉमनसेलिज्म किसे कहते हैं, इफ़ वन स्पीशी गेट बेनिफिट एंड अदर स्पीशी नाइदर गेट हार्म नॉर बेनिफिट। अगर दो स्पीशीज आपस में इकट्ठी रह रही हैं, उनमें से एक को तो फ़ायदा हो रहा है लेकिन दूसरी स्पीशी को ना कोई फ़ायदा हो रहा है ना कोई नुकसान हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉमनसेलिज्म। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सम स्मॉल प्लांट्स हैं, ये लाइकन्स वगैरह, ऑन बिग ट्रीज़। स्मॉल प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं बिग ट्री की शाख के ऊपर या बिग ट्री के ट्रंक के ऊपर, तने के ऊपर। जब छोटे पौधे उग जाते हैं तो उनसे होता क्या है,
छोटे पौधे जो होते हैं वो तो बिग ट्री से न्यूट्रिएंट्स हासिल कर रहे होते हैं, खुराक हासिल कर रहे होते हैं, लेकिन इसके नतीजे में बिग ट्री को, एक लार्ज ट्री को, ना तो कोई नुकसान हो रहा होता है और ना ही कोई फ़ायदा हो रहा होता है, क्योंकि स्मॉल अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स लेने से कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता है इतना। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा है कॉमन्सलिज्म के बाद म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसके अंदर दोनों फरीक को फ़ायदा हासिल होता है। अ रिलेशनशिप इन विच बोथ गेट बेनिफिट इज़ कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। अगर दो जानवर आपस में इकट्ठे रह रहे हैं और दोनों एक दूसरे से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? म्यूचुअलिज्म कहते हैं। एग्जांपल जैसा कि है फ्लावर एंड इंसेक्ट। अब फ्लावर फूल को कहते हैं, इंसेक्ट कहते हैं हशरात को। हशरात आते हैं फ्लावर के पास, वहाँ से वो अपनी खुराक हासिल करते हैं, खुराक तो हासिल कर लेते हैं, फ़ायदा हो गया हशरात को। अब फ्लावर को क्या फ़ायदा होता है? फ्लावर की वहाँ पर हो जाती है क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है? क्रॉस पोलिनेशन में होता है यह कि जब एक कीड़ा या एक कोई भी हशरात में से कोई भी छोटा कीड़ा हशरात जब वो फ्लावर पर बैठता है, एक इंसेक्ट जब एक फ्लावर पर बैठता है तो वहाँ पर उसके पाँव के साथ क्या हो जाते हैं? उसके विंग्स के साथ क्या हो जाते हैं? नेक्टर लग जाते हैं, फूल का सेक्सुअल पार्ट लग जाता है। जब वही इंसेक्ट किसी दूसरे फ्लावर के पास जाके बैठता है तो वही नेक्टर वहाँ दूसरे फ्लावर के साथ लग जाते हैं, जिसके ज़रिए से फ्लावर की क्रॉस पोलिनेशन हो जाती है, मीन कि उसकी रिप्रोडक्शन बढ़ जाती है और इंसेक्ट को भी क्या होता है? खुराक मिल जाती है। इसे हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। अभी हमने जो रीड किया है उसके अंदर हमने क्या देखा? 3 रिलेशनशिप होते हैं इकोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस के अंदर। प्रेडेशन, जिसके अंदर एक जानवर दूसरे जानवर का शिकार करता है, जो जानवर शिकार करता है उसे हम कहते हैं प्रेडेटर, और जो जानवर शिकार हो जाता है उसे हम कहते हैं प्रे, जैसे फ्रॉग एंड इंसेक्ट। नेक्स्ट हमने देखा है कंपटीशन। कंपटीशन के अंदर क्या होता है? कंपटीशन के अंदर 2 ऑर्गेनिज्म एक ही तरह के फूड के लिए, शेल्टर के लिए या वाटर के लिए आपस में कम्पीट करते हैं, मुकाबला करते हैं। उनमें से जो स्ट्रांग होता है वो जीत जाएगा और जो वीक होगा वो खुराक हासिल नहीं कर पाएगा। और सबसे एंड पे आता है सिम्बियोसिस, जिसके अंदर 2 ऑर्गेनिज्म इकट्ठे मिल के रहते हैं। उसके आगे 2 टाइप्स हैं। एक होती है कॉमन्सलिज्म। कॉमन्सलिज्म के अंदर क्या होता है? कॉमन्सलिज्म के अंदर एक जानवर को या एक ऑर्गेनिज्म को तो फ़ायदा होता है, दूसरे को ना कोई फ़ायदा होता है ना कोई नुकसान होता है। अब दूसरा था म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म के अंदर दोनों ऑर्गेनिज्म को क्या हो रहा होता है? फ़ायदा मिल रहा होता है, जैसे फ्लावर एंड इंसेक्ट। फ्लावर को क्या मिल रही है? क्रॉस पोलिनेशन उसकी हो रही है, एंड इंसेक्ट को क्या हो रहा है? इंसेक्ट को खुराक मिल रही है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। इकोलॉजिकल के निकले हैं इकोसिस्टम से। इकोसिस्टम जहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आपस में मिल के रह रहे होते हैं। इम्बैलेंस मीन के उनके अंदर तवाज़ुन नहीं रहता, किसी एक जगह पर ऑर्गेनिज्म की मिकदार कम हो जाती है या ऑर्गेनिज्म की तादाद बढ़ जाती है। उसकी आगे चंद एक रीज़न्स हैं। सबसे पहली है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज़। अगर किसी एरिया के अंदर एक नया स्पीशी, एक नया जानदार हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं तो उससे क्या होता है? हमारा जो ऑलरेडी इकोलॉजिकल सिस्टम होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है। फॉर एग्जांपल द एंटरिंग ऑफ फॉरेन स्पीशी इनटू एनी एरिया कैन इम्बैलेंस नेचुरल इकोसिस्टम। इसकी मिसाल क्या है? फिलिपाइन के अंदर एक बार टोड वर इंट्रोड्यूस। टोड कहते हैं बड़े मेंढक को। एक मेंढक को इंट्रोड्यूस करवाया गया उसकी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए वहाँ पर, लेकिन कुछ ही अरसे बाद क्या हुआ? उनकी तादाद बिल्कुल कम हो गई। कम हो गई। उसकी रीज़न क्या थी? क्योंकि वहाँ पर उसे उसका नेचुरल जो इकोसिस्टम था उसे वो नहीं मिल पाया, और जो जिन ऑर्गेनिज्म पर उसने फीड करना था, जिन ऑर्गेनिज्म को उसने खा के गुजारा करना था, वो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर मौजूद नहीं थे। क्योंकि जब किसी ऑर्गेनिज्म की खुराक एक एरिया के अंदर मौजूद नहीं है तो वहाँ पर जब भी कोई आप स्पीशी लेके आएंगे तो वो वहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट उसके बाद आता है ओवर हंटिंग। ओवर हंटिंग क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा शिकार करना।
relentless chase for wild animals to kill or catch them for economical और personal gain। अगर जंगली जानवरों को या फिर पालतू जानवरों को बहुत ज़्यादा तादाद में पकड़ लिया जाता है या मार डाला जाता है फॉर इकोनॉमिकल, पैसे हासिल करने के लिए, या पर्सनल गेन, या खुराक हासिल करने के लिए, कोई भी मकसद हो सकता है। जब हम ओवर हंटिंग करेंगे तो ओवर हंटिंग की वजह से भी बहुत सारी स्पीशीज़ इस दुनिया से नापैद हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। अब बहुत सारे ऑर्गेनिज़म्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल उनकी तादाद या तो कम हो गई है और या बिल्कुल वो ख़त्म हो चुके हैं, और उसकी मेन रीज़न क्या है? ओवर हंटिंग। नेक्स्ट है शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई। अब क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज़म इस दुनिया में रहते हैं उन तमाम ऑर्गेनिज़म को आलमोस्ट पानी की ज़रूरत लाजमी होती है। अब जैसे जैसे तादाद बढ़ती जा रही है ऑर्गेनिज़म की, लेकिन ख़ुराक की जो किल्लत है वो भी बढ़ती चली जा रही है, ख़ुराक कम होती जा रही है और जानवरों की तादाद क्या होती चली जा रही है? बढ़ती चली जा रही है ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, आबादी के बढ़ने की वजह से, एंड आवर कांस्टेंट नीड फॉर फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स, और हमारे जो फैक्ट्री से जो प्रोडक्ट बन रही है वो क्या है? कांस्टेंट है, तब्दील नहीं हो रही, ना बढ़ रही है ना कम हो रही है। द यूज़ ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज़ इज़ इंक्रीज्ड। तो हमारी जो वाटर बॉडीज़ हैं इनके जहाँ पर पानी मौजूद होता है, जैसे समंदर हैं, दरिया हैं, नदी नाले हैं, तो वहाँ पर जो पानी है उस पानी की मिक़दार को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। अब एक तो पानी की मिक़दार ज़्यादा यूज़ करने से पानी की कमी वाक़ई हो रही है, और दूसरा इंडस्ट्रीज़ का और होम इफ्लुएंट्स और घरेलू जो फालतू मवादात होते हैं वो भी आलमोस्ट अब पानी के अंदर फेंक दिए जाते हैं। तो किसी न किसी तरह वो भी क्या कर रहे हैं? पानी की क्वालिटी को डिक्रीज़ कर रहे हैं, पानी के अंदर पॉपुलेशन, वाटर पॉल्यूशन को भी क्या कर रहे हैं? वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, जिससे वाटर के अंदर रहने वाले एनिमल्स को भी क्या हो रहा है? नुकसान पहुंच रहा है। जब वाटर के अंदर रहने वाले एनिमल्स कोई अंदर वाटर के अंदर पॉल्यूशन की वजह से वो भी ठीक से उनको नेचुरल इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, तो उनकी भी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। इससे भी हमारे इकोसिस्टम के अंदर इम्बैलेंस आ जाता है। और लास्ट हमारा पॉइंट आता है माइग्रेशन का, मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज़म फ्राम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। जब कुछ ऑर्गेनिज़म या एक स्पीशीज़ के तमाम ऑर्गेनिज़म को एक जगह पर खुराक नहीं मिल पाती तो वो वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं, वहाँ से मूव करके किसी और इलाके में चले जाते हैं। जब किसी दूसरे इलाके में जाते हैं तो वहाँ पर भी एक कंडीशन होती है, हो सकता है कि उन्हें वो खुराक मिलेगी जो उनकी नेचुरल रिसोर्सेज की है, या हो सकता है उन्हें खुराक ना मिले। अगर उन्हें खुराक मिल जाती है तो फिर तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, वो वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें वहाँ पर खुराक नहीं मिल पाती, या फिर उनका जो वहाँ पर का नेचुरल रिसोर्सेज हैं या नेचुरल इकोसिस्टम है वो उनके मुताबिक नहीं होता, तो इससे भी क्या होता है? उन एनिमल्स की, उन ऑर्गेनिज़म की तादाद में क्या हो जाती है? कमी वाक़ई हो जाती है। तो आज के दिन जो हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं उनमें सबसे पहले था बायोलॉजिकल पिरामिड। बायोलॉजिकल पिरामिड में क्या आता है? इकोलॉजिकल पिरामिड में एक स्पीशीज़, एक इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिज़म डिफरेंट तरह से खुराक हासिल करते हैं। जैसे प्रोड्यूसर हैं वो खुराक अपने ख़ुद तैयार करते हैं, हर्बीवोर हैं वो उन प्रोड्यूसर को खाते हैं, प्राइमरी कार्निवोर्स हैं वो इन हर्बीवोर्स को खाते हैं, और सेकेंडरी कार्निवोर वो इन प्राइमरी कार्निवोर्स को खाते हैं। जितने प्रोड्यूसर्स की मिकदार ज़्यादा होगी, तादाद ज़्यादा होगी, वेट ज़्यादा होगा, उसका 1/10 क्या होंगे? हर्बीवोर। उसका फिर आगे 1/10 होंगे प्राइमरी कार्निवोर, फिर उस प्राइमरी कार्निवोर की तादाद का 1/10 होंगे सेकेंडरी कार्निवोर। उसके बाद हमने देखा इकोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस, तो उसके अंदर हमने देखा प्रेडेशन, एक जानवर दूसरे जानवर का शिकार करके खुराक हासिल करता है। फिर आगे उसके बाद आता है कंपटीशन, जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म एक ही तरह की खुराक के लिए, पानी के लिए और शेल्टर के लिए आपस में मुकाबला करते हैं, तो ये भी एक रिलेशनशिप है। सिम्बियोसिस, जिसके अंदर दो ऑर्गेनिज्म आपस में मिल के रहते हैं, और आपस में मिल के रहने के साथ साथ एक तो ये होता है कि वो एक उसमें से एक को फ़ायदा हो रहा था, दूसरे को ना फ़ायदा हो रहा था ना नुकसान हो रहा था, जिसे हम कहते हैं कॉमनसलिज्म। और एक होता है जिसके अंदर दोनों को ही फ़ायदा हासिल हो रहा था, जिसे हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। लास्ट पे आता है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। इकोसिस्टम के अंदर इम्बैलेंस किस वजह से आता है? इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज। किसी सिस्टम के अंदर, किसी इकोसिस्टम के अंदर हम बाहर से कोई और स्पीशीज लेके आते हैं, तो उसके इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज की वजह से होता क्या है? अगर तो उसे उसका इन्वायरमेंट, वहाँ का इन्वायरमेंट मवाफिक आ जाता है, उसे ठीक लग जाता है, वो उसके नेचुरल इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग होता है, तो फिर तो वो रिजाइड कर जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा, वरना वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाता, और इससे क्या होता है?
इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। उसके बाद आता है ओवर हंटिंग, जब पालतू जानवरों को या जंगली जानवरों को बहुत ज़्यादा हद तक किल किया जाता है या अपने पास कैच कर लिया जाता है, पकड़ कर रख लिया जाता है, तो उससे भी क्या होता है, उनकी जो स्पीशी की तादाद है वो क्या हो जाती है, पॉपुलेशन बहुत कम हो जाती है। उसके बाद आता है शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है लेकिन जो खुराक है वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही इस लिहाज से, तो इससे भी क्या होता है, वाटर सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा, वाटर का यूज़ वाटर बॉडी से ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से पानी की किल्लत हो रही है। और दूसरा, वाटर के अंदर इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट डालने से और घरों का फालतू मवाद डालने से भी क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूशन, और वाटर पोल्यूशन से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पानी के अंदर रहते हैं उनकी भी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। और सबसे एंड पे आता है माइग्रेशन, जिसके अंदर कोई एक स्पीशी का ग्रुप, ये ऑर्गेनिज्म का ग्रुप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है अपनी खुराक हासिल करने के लिए। तो उसके अंदर क्या होता है, जहाँ नई जगह पर वो जाते हैं वहाँ पर अगर उन्हें उन ऑर्गेनिज्म को खुराक ठीक से मिल जाती है तो फिर तो वो वहाँ पर सर्वाइव कर जाते हैं, वरना उनकी भी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो आज का हमारा ये टॉपिक था। आई होप सो कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।